हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम करने वाले हैं टॉप 25 MCQs का क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है एतवारी बाज़ार बिहार शरीफ में। अगर कोई बच्चे जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं। जितना संभव हो सके मैं उनका हेल्प कर दूंगा। ये जो एग्ज़ाम क्वेश्चन होने वाला है 25, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये सिख धर्म से क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिख धर्म में कुल गुरुओं की संख्या कितनी हुई? तो 10 हुई। यहाँ गुरुमुखी लिपि की बात किया जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद कौन थे? तो गुरु अंगद का वास्तविक नाम था लहना और ये गुरु नानक के शिष्य थे और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक ने एक व्यवस्था स्थापित की थी जिसका नाम था लंगर व्यवस्था। लंगर व्यवस्था को कंटिन्यू रखने वाले गुरु अंगद थे जिन्होंने सुचारू रूप से कंटिन्यू कर दिया। लंगर व्यवस्था भारत सिख धर्म की एक ऐसी अच्छी व्यवस्था है जिसमें लाखों लोग डेली अपना पेट भरते हैं और काफ़ी साफ सुथरा तरीके से लंगर व्यवस्था की तैयारी की जाती है। यहाँ बात करते हैं गुरु अर्जुन देव का, तो ये 5वें गुरु थे और इन्हें जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके बारे में बात करें अगर गुरु गोविंद सिंह, तो ये 10वें गुरु हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में पटना नामक स्थान पे हुआ था। तो ये सारी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ होती है। दूसरा, हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानी होता है। हिमानी यानी बर्फ होता है। आंसर क्या होने वाला है? दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो आंसर लगा चुके होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 होती है। 12 मतलब वैसी नदियाँ जिनमें सालों भर पानी होता है उसे 12 कहते हैं और ये हिमानी से निकलती है। अगर हिमालयी नदी का बात करें तो ये नदियाँ देख रहे होंगे आप, ये जो हमारा है तिब्बत का क्षेत्र है, कैलाश पर्वत का क्षेत्र आप जानते होंगे। कैलाश पर्वत से यहाँ से सिंधु नदी निकली है, यहाँ से सतलज नदी निकली है। सतलज नदी भारत के सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है और सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। ये भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा ये गंगा आप देख रहे होंगे, हिमालय से निकलने वाली उत्तराखंड से निकलती है। ये आप देख रहे होंगे यमुना नदी, ये भी हिमालय से निकलने वाली है। यहाँ ब्यास हो गया, रावी हो गया, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय से। एक नदी और देख रहे होंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी इसी हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो हिमालय से निकलने वाली नदी बर्फीले क्षेत्र से निकलने के कारण यहाँ सालों भर वर्षा का जल रहता है और पानी रहने के कारण ये वर्षा के समय में बाढ़ का कारण बन जाती है। आप उत्तर बिहार का क्षेत्र, ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये बिहार का क्षेत्र है और बिहार में ये उत्तर बिहार का क्षेत्र है जहाँ से कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा नदी जो उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। तो ये इसका आंसर दोनों था, ठीक। नेक्स्ट, नीमो बाचको नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे है? निम्मू बाचको, ये क्वेश्चन बांध से बार बार पूछा जाता है ना। तो निम्मू बाचको बांध ऑप्शन में सिंधु, काराकन, कोयना या पेरियार। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आंसर होगा सिंधु। सिंधु नदी पर है, ये लेह लद्दाख में स्थित है। कुछ बांध का नाम नीचे दिया हुआ है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो अभी हमने बात किया इस मैप में कि सतलज नदी निकलती है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से और सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत के हिमाचल प्रदेश से और बहते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद अगर बात करें, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। अगर तापी नदी देखना चाहते हो तो तापी नदी, ये आप अच्छे से दिख रहा होगा, तापी नदी ये सतपुड़ा के पठार से मैकाल पर्वत से निकलती है। मैकाल और महादेव पर्वत है तो तापी नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पे हमारा सतपुड़ा का पठार है और ये हमारी नर्मदा नदी है और दोनों यहाँ पर क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो तापी नदी पे कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना। बाण सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पर और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगर आप इमेज देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो नदी जा रही है, ये नदी, ये हमारी सोन नदी है, ये गंगा में आके जाके मिल जाएगी। और इसी पे मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा है बांध? तो ये हमारा है बाण सागर बांध। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। तो
तो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, मिलान करना है। ये क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्थान का नाम, उसको एक दूसरे से सही सुमेलित करना है। तो अगर देखें इंद्रावती, तो इंद्रावती कहाँ जाएगा? तो इंद्रावती हमारा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार आपको मिलेगा केरल में। सिमलीपाल आपको मिलेगा उड़ीसा में, और बांदीपुर कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में। इस तरीके से मिला लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टाइगर रिजर्व वर्तमान में पहले 52 थे, अब कितने हो गए हैं? अब 54 हो गए हैं। 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे अधिक टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। हम बात कर रहे थे पेरियार का, अब देख रहे हो पेरियार राष्ट्रीय वन्य उद्यान कहाँ है? तो केरला में है। कम से कम इतना सारा जो है इसको तो याद करना ही है। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है बिहार का वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है एकमात्र अभयारण्य है जो कहाँ है? बिहार में। इसके बाद बात करें हमारा कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम 2021 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसका कारण ये है कि यहाँ से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसके अलावा राजाजी, दुधवा, पीलीभीत, वाल्मीकि, ये सारे राष्ट्रीय। सुंदरवन के बारे में आप जानते होंगे, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारी नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। एक बार ये लिस्ट को आप अच्छे से जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ये चिपका लेना, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? ये बात कर रहा है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबको पता है ना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। अभी इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसका कारण ये था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था जी? तो 1914 से लेके 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ। भविष्य में युद्ध ना हो इसके शांति के लिए, यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक क्षेत्र की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में की गई वर्साई की संधि के बाद, ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है और ये 1945 तक चलता है। और 1945 के अंत में, यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। और इसी 24 अक्टूबर के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें कि इसका भाषा क्या है, कार्यकारी भाषा, तो इसकी कार्यकारी भाषा है दो, एक फ्रेंच है और एक अंग्रेज है और एक फ्रेंच। इसके अलावा 4 भाषा और है, लैटिन, रशियन, चाइनीज और फ्रांसीसी, ये 4 भाषा इसके अलावा और है। इसके अंग के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, तो इसके 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये है हमारा न्याय परिषद, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इसके 6 अंग हैं। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे यूएनओ से पूछा जाता है, राष्ट्र संघ से पूछा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पे एक बम गिराया गया और उसके जस्ट 3 दिन बाद हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया, जिसके कारण जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शांत हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण क्या था? पहले वर्ल्ड वॉर का तो तात्कालिक कारण था सेरोजेवो हत्याकांड। दूसरा वर्ल्ड वॉर का कारण तात्कालिक क्या था? तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। हिटलर के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और हिटलर खुद को सुसाइड कर लिया था जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कूदा। नेक्स्ट, ये काफ़ी कहानी लंबी हो जाएगी, तो अभी हम पॉइंट पे रहते हैं। विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब आया? अब ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही जुड़ा है। तो पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, अभी मैंने बात किया 6 अगस्त 1945 को। ये परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और इसी के जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और गिराया गया परमाणु बम, जिसका नाम था फैट मैन। ये एक गिराया गया था हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया गया था नागासाकी पर, जापान का। और जापान पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गया। लेकिन अभी जापान एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जापान एक द्वीपों का समूह है, तो सबसे बड़े द्वीप जापान में कौन से हैं? तो जापान में द्वीपों का नाम जानते होंगे, होन्शु है, हिक्योडू है, शिकोकू है। तो ये सारी बातें पूछ लिया जाता है एग्जाम में। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी गौतम बुद्ध ने किस भाषा में प्रचार प्रसार किया था? तो गौतम बुद्ध की प्रचार की भाषा क्या थी? बिल्कुल सही, पाली थी। अच्छा, अब गौतम बुद्ध के बारे में बात ही कर रहे हैं तो चारों बौद्ध संगति तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम संवाद पे ही रहते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी की संवाद की भाषा क्या थी? तो उनकी संवाद की भाषा प्राकृत थी, जबकि बुद्ध की पाली थी। चारों बौद्ध संगति कब हुए हैं, किसके शासनकाल में हुए हैं और अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखना है। और साथ ही साथ 2 जैन संगति हुआ है। पहला जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चारों बौद्ध संगति के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहली जैन संगति कहाँ हुई, बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और अगर चौथा का बात करें तो चौथा हमारा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कहाँ है? तो कुंडलवन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। इस समय राजा अजातशत्रु थे, इस समय कालाशोक थे, इस समय अशोक आएंगे और इस समय कनिष्क आएंगे। कनिष्क ने अपने राज्यरोहण के समय 78 AD में शक संवत की स्थापना की थी, जिसका इस्तेमाल आज भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को कौन रद्द किया था? और गवर्नर जितना है ना, हमारे इतिहास में ब्रिटिश इंडिया के समय में जो गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए और वाइसराय हुए, उनसे बार बार क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो अब बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहले बंगाल विभाजन, ये रद्द की बात किया जा रहा है ना। रद्द से पहले हम आते हैं कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ है, थोड़ा ये बात कर लेते हैं। तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन बंगाल के क्षेत्र में लागू कर दिया गया, जिसके लिए स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल 1910 से लेके 1916 के बीच में था। और इसी समय 1910 में ही इंग्लैंड में राजा जॉर्ज पंचम बैठते हैं और जॉर्ज पंचम ही एक कमेटी भेजते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं हमारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और वही दिल्ली दरबार भेजा गया था जॉर्ज पंचम के समय में। और इसी दिल्ली दरबार में दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और इसी दिल्ली दरबार में ये डिसाइड किया जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। और फाइनली बिहार अस्तित्व में आ जाती है कब? 22 मार्च 1912। और इसी 22 मार्च को हम हर दिन बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित गणना की थी कि पर कैपिटा इनकम भारत में कितना है? ऑप्शन देख लो, आंसर लगा चुके होंगे आप लोग। आंसर इतना होने वाला है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। INC का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं के कहने पे किया गया था, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने यही बताया था कि भारत का निवासियों का पर कैपिटा इनकम कितना है? 20 रुपया है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? सर क्रिक और कोरी क्रिक। तो ये विवाद से भारत के साथ जिनका जिनका विवाद है, रेड क्लिफ, मैकमोहन, सर क्रिक, कोरी क्रिक, डुरंड रेखा, पाक जल डमरू मध्य, ये सारी बातें आपको 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बेसिक आपको याद होना चाहिए। ज्योग्राफी का मैप याद होना चाहिए। और मैं ऑलरेडी ये वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मैप से, चाहे वो बिहार का मैप हो या भारत का मैप हो, मैं अच्छे से वहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। सर क्रिक रेखा किन दो देशों के बीच में है? हाँ बिल्कुल सही, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक रेखा का विवाद जो चल रहा था वो स्टार्ट हुआ था 1960 में, 1960 में। और इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई थी।
रेड क्लिफ लाइन की अगर लंबाई देखा जाए तो 23 किलोमीटर था। भारत के लगभग 5 राज्य से गुजरता था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर ये लाइन गुजरती थी, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन ये सर्किल रेखा थी 1960 में, ये लगभग 92 किलोमीटर लंबी। ये जो आप मैप में देख रहे हो, ये हमारी सर्किल रेखा है। ये समुद्र का तल का एक छोटा सा खाड़ी क्षेत्र है, नाला टाइप का। कहा जाता है कि इसमें सिरी नामक मछली पाई जाती थी, इसी के कारण इसका नाम रख दिया गया सर क्रीक लाइन। चूँकि यहाँ बार बार ज्वार भाटा आता रहता है, इसलिए अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि सर क्रीक रेखा का विस्तार कहाँ तक है। तो ये छोटी बातें याद रखिएगा। ये हमारा कच्छकरन ऊपर में है, ये हमारा कोच्चि की खाड़ी है, ये हमारा खंबात की खाड़ी, ये अरब सागर है खंबात की खाड़ी में। ये जो मैप छोटा सा दिख रहा है, ये कच्छकरन, ये खंबात की खाड़ी, और यहीं पे 2 नदी अपना जल गिराएगी, एक ऊपर में नर्मदा और नीचे में ताप्ती। माही नदी भी यहाँ पे जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ना है, डुरंड लाइन होगा ना। डुरंड लाइन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ना। और भारत और बांग्लादेश कितना बाउंड्री शेयर करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से, 4096 किलोमीटर। जबकि अगर अफगानिस्तान से देखें, भारत मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान से, जबकि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत का उस राज्य का नाम बताइए जो 3 ओर से बांग्लादेश उसे घेर के रखा है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? अब आप केरला ढूंढ रहे होगे ना, ऑप्शन में तो केरला है नहीं, केरला नंबर 1 पे है। केरला की अगर देखें तो लगभग 124 के आसपास है लिंग अनुपात, यानी फीमेल की संख्या इतना और मेल की संख्या 1000, यानी मेल से ज़्यादा फीमेल है यहाँ। तो अब ऑप्शन में क्या होगा आंसर? अगर आपको नहीं पता है, एलिमिनेट करके एलिमिनेशन टेक्निक से 50-50 में जाके मार सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ बनथड़ है। अगर आप निगेटिव ले लेते हो ज़्यादा तो चांसेस कम हो जाएगा बीपीएससी के सिलेक्शन में। आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे महिलाओं की संख्या 996 है। ठीक है। बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा 918 है। ठीक है। ये छोटी छोटी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा है कहाँ कम है, सिर्फ ये रट के चले गए। ऐसे करोगे और ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, एटलीस्ट 3 स्टेट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो फिर आप फंस जाओगे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है। करंट अफेयर पे ध्यान अच्छे से रखना। करंट अफेयर एक मेन पेपर बन जाता है बीपीएससी के प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है करंट। सबसे पहले करंट की तैयारी, फिर हिस्ट्री की तैयारी। क्वेश्चन ऐसा ही मैं लाता रहूँगा। आई होप कि आपको ठीक ठाक लग रहा होगा, तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। हम लोग 25 क्वेश्चन हर दिन करेंगे, टिल एग्जाम तक करेंगे, ताकि हर दिन आपको इसी तरीके से एनालिसिस होता रहे और क्वेश्चन जो भूल रहे हो आप वो रिवीजन होता रहे। स्पीड मोड पे भी आप इसको देख सकते हो। मिलान करना है, सिंधु स्थल के बारे में दिया और यहाँ स्थान के बारे में। लोथल कहाँ था? तो लोथल सब जानते हैं, लोथल कहाँ था? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है जी? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है ना। और लोथल एक बंदरगाह भी था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। रोपड़ कहाँ था? तो रोपड़ हमारा कहाँ चल जाएगा? तो रोपड़ हमारा चल जाएगा पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार क्षेत्र में था और कालीबंगा राजस्थान क्षेत्र में था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, हल के प्रमाण मिले हैं, अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, एक युगल सभा धान मिला है। रोपड़ हमारा जो है वो घग्गर नदी के किनारे था और हमारा राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो इसका आंसर इस बेसिस पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और नदी से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको मैप अच्छे से क्लियर है तो नदी आप अच्छे से कर लोगे। तो कौन कौन राज्य होगा, देश कौन से होंगे? तो एक तो तिब्बत से निकलता है, ये आप देख रहे होगे। अगर आपको मैप दिख रहा होगा तो पहले मैप पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है और इधर से ये गंगा नदी जा रही है। ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तो चीन के तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, चेमा युगनुंग ग्लेशियर से, और इसे
यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है और ये भारत में प्रवेश होती है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं नामचा बर्वा, नामचा बर्वा से ही ये प्रवेश करती है। और दिबांग और लोहित जब इसमें प्रवेश करती है तब ये जो नदी है वो कहलाती है क्या, ब्रह्मपुत्रा। पहले ये सांगपो के नाम से जानी जाती है, असम में ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माजुली स्थित है। काजीरंगा यही है एक सिंह गेंडे के लिए। तो ब्रह्मपुत्रा चीन से गुजर रही है, भारत से गुजर रही है और आगे जाके ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र हमारा बांग्लादेश का है और बांग्लादेश में जाके प्रवेश कर जाती है। जब यहाँ से ये गंगा नदी इसमें प्रवाहित होती है, इसमें मिलती है, तो ये इसका नाम बदल जाता है। ब्रह्मपुत्रा पहले सांगपो के नाम से जानी जाती है, फिर ब्रह्मपुत्रा जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। फिर जब ब्रह्मपुत्रा में यहाँ से तीस्ता नदी आती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये गंगा नदी इसमें मिल जाती है तो ये जानी जाती है पद्मा के नाम से। और जब इसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है तो फिर ये जानी जाती है मेघना के नाम से। और यहीं पे हमारा सुंदरबन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा सुंदरबन, जो कहाँ स्थित है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता। ये भी मैप से क्वेश्चन है, आंसर लगा चुके होंगे। ताइवान आंसर होगा, चीन तो लगाता ही है, बर्मा लगाता ही है, बर्मा यानी बर्मा को क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक हमारा भूटान तो लगाता ही लगाता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन है। तो हिंदी में आपको याद है, अभी भारत का यानी हिंदू धर्म के हिसाब से हमारा पहला महीना होता है चैत का, जो होली का पहला दिन होता है ना, होलिका दहन के अगले दिन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो अभी फागुन का महीना चल रहा है। 7 दिन 8 दिन के बाद चैत का महीना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चैत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के, बिल्कुल सही, विटामिन डी के करता है। विटामिन ए को कहते हैं हमारा क्या, रेटिनॉल, जो गाजर में प्रचुर मात्रा में होता है, आँख की रोशनी के लिए यूजफुल है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ये हमें धूप की से मिलता है, सूरज की रोशनी से। और विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, खास करके नींबू कुल के फैमिली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महानगरों को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग देखे होंगे, एक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और एक असम से लेकर गुजरात तक आती है। ये 4 क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर भी लगा चुके होंगे, बिल्कुल सही, विशाखापत्तनम इसका आंसर होगा। अब थोड़ा बंदरगाह, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13 बड़े बंदरगाह हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां बंदरगाह की संख्या सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु। तो ये बंदरगाह हमारा है। कौन कौन बंदरगाह, 6 बंदरगाह तो आपको दिख रहे होंगे, सॉरी 5 बंदरगाह दिख रहे होंगे। कहाँ, पश्चिमी भारत, यानी कि भारत का ये जो हमारा है प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पूर्वी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये मुंबई, नाहवा सेवा, मुंबई के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा का निर्माण किया गया था। मरमुगुआ कहाँ है, यहाँ गोवा में है। ये न्यू मंगलोर कर्नाटका के क्षेत्र में। और कोच्चि बंदरगाह, जहाँ कौन आया था, तो जहाँ पे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा कोचीन बंदरगाह पे। आगे बात करते हैं तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। एन्नौर एक ऐसा बंदरगाह है जो कंप्यूटरकृत बंदरगाह है और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। इसके बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। आगे चलते हैं, पारादीप जो उड़ीसा में है, और हल्दिया ये भी हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप पे है। तो इस तरीके से एक बार हम लोग बंदरगाह को रिकॉल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन देख रहे होंगे, आंसर लगा चुके होंगे। पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। सेब में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, और सेब को फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एक फ्यूज का तार उपयोग के लिए होता है। फ्यूज का तार का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आराम से आप ऑप्शन पढ़ दो, आंसर लगाना। पहला ऑप्शन है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना।
अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ देना, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जब धारा अधिक प्रवाहित होती है तो फ्यूज का तार का गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का तार आप देखे होंगे इस तरीके से पतले से तांबे का बना होता है, और जैसी धारा तेजी से प्रवाहित होता है तो ये अपने आप को तोड़ देता है, ताकि फ्यूज में लगे परिपथ में जितनी भी युक्तियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो बच सके, और ये खुद को अपने आप को समाप्त कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत धारा में परिपथ को परिपथ को तोड़ने का काम करता है ये। नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन। ए बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए कितना दिन में करता है? 9 दिन में, और बी कितना दिन में करता है? 18 दिन में। यानी रेशियो कहाँ हो गया? 1:2 का। अब ये काम का रेशियो है ना, तो इफिशिएंसी इसकी बदल जाएगी। ये एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में 1 काम करेगा। एलसीएम लेंगे तो 9 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? ए एक दिन में कितना काम करता है जी? 2 काम करता है। 3 दिन पहले छोड़कर गया, वो कितना काम छोड़कर गया? 6 काम छोड़कर गया। तो इसमें 6 हम ऐड कर देंगे। अब टोटल कितना काम हो गया? 24। अब क्या पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे। तो अब हम दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 3, और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8 दिन। यानी जितना दिन पहले कार्य छोड़कर गया है उतना कार्य निकाल के टोटल कार्य में ऐड करके और दोनों को काम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाता है, इसके बाद संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि संख्या कितना था? 100। ठीक है, 10% कम करेंगे, अगर इसमें 10% घटा देंगे यानी 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90। और 90 में क्या करेंगे हम? तो 90 में 10% बढ़ाया जाता है। इसके बाद ना, घटाने के बाद ना बढ़ा रहे हैं, तो इसका 10% अगर निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99। ओवरऑल कितना का अंतर पड़ा है जी? 1 का अंतर पड़ा है। और 1 का वैल्यू यहाँ कितना दिया है? तो 1 का वैल्यू दिया है 50। अगर 1 का वैल्यू 50 दिया है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 50 पे 2 शून्य बैठा देंगे, हो जाएगा हमारा 50,000। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5000, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, UW की बहन है। U जो है वो बहन है किसकी? W की। हमको नहीं पता कि W लड़का है कि लड़की अभी तक। U T की पत्नी है। U किसकी पत्नी है? T की, यानी T एक लड़का है। ठीक है, लड़के को प्लस से इंडिकेट करते हैं और लड़की को माइनस से। ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, W K का दूसरा पुत्र है। W जो है वो किसका पुत्र है? K का। यानी अब पता चला गया कि W लड़का है और U लड़की है। W का T से क्या संबंध है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। UW की बहन है, UW की बहन है, UT की पत्नी है, UT की पत्नी है। W K का दूसरा पुत्र है। W जो है वो K का दूसरा पुत्र है, यानी एक और भी पुत्र हो सकता है। तो एक और पुत्र कौन होगा? कोई होगा, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये तो एक पुत्री है, हमको पता है। W का T से क्या संबंध है? इसका संबंध इससे, तो ये इसके कौन लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। तो ये कौन लगेगा? W से संबंध पूछ रहा है ना, तो साला लगेंगे। अगर T से संबंध पूछता तो ये जीजा लगते। अच्छा समझना, अगर T से संबंध W का पूछता तो जीजा जी, लेकिन W का संबंध T से पूछ रहा है तो साला। नेक्स्ट, किसी तत्व की समस्थानिक से तात्पर्य, समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रियंस, है ना, आइसोन्यूट्रॉन, यानी समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये बार बार क्वेश्चन आता है ना। समस्थानिक मतलब होता है जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका 1 एटॉमिक वेट, इसका 2 और इसका 3। एटॉमिक नंबर आपको सबका सेम लग रहा है ना, लेकिन एटॉमिक वेट क्या लग रहा है? अलग अलग। इसे समस्थानिक कहते हैं। संभारिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार 1 हो, जैसे में आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका 18, इसका 19, इसका 20। लेकिन एटॉमिक वेट देखें तो लगभग सबका क्या होता है? 40-40। इसे कहते हैं हम लोग क्या? समभारिक। एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक मतलब कि न्यूट्रॉन को जब आपस में घटाएं तो समान आना चाहिए।
न्यूट्रॉन को जब आपस में घटाया जाए तो समान आना चाहिए, उसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? तो परमाणु भार से परमाणु संख्या को घटा दीजिए, जो नंबर आएगा वो क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितना? 12, इसमें न्यूट्रॉन 11 और इसमें न्यूट्रॉन 20। न्यूट्रॉन इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वैसे तत्व परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या उस तत्व की के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, प्रथम बहुत संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में, देख लो क्या कितना सारा नॉलेज क्वेश्चन में दे दिया है आपको। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दो। प्रथम बहुत संगति किसके समय में हुआ था? सम्राट अजातशत्रु, जो मगध का दूसरा शासक था, बिंबिसार का पुत्र था, जो कुनिक के नाम से जाना जाता था। और इसी के शासनकाल में 8वें वर्ष बाद, इसके गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। शासनकाल में राजगीर में सप्तकर्णी गुफा, यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? राजगीर में। और किस गुफा में हुआ? तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई? तो इस बौद्ध संगति के बाद किसकी रचना की गई थी? सुत्त पिटक की और विनय पिटक की। सुत्त पिटक के लेखक कौन थे? कभी कभी पूछा गया है। तो सुत्त पिटक के लेखक आनंद थे। और अगर बात करें विनय पिटक का, तो विनय पिटक के लेखक कौन थे? उपाली साहब थे, ठीक है। अभी धम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगति के बाद की गई थी और उसके लेखक मोगलीपुत्र तिस्स थे। और पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से आप कर लिए होंगे, एक्यूरेसी आपका अच्छा रहा होगा। एक्यूरेसी आप जरूर कमेंट में हमें शेयर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, बाय।